Now. Good evening to all my dear students and all the participants for this special webinar. आज का जो वेबिनार है हमने एडमिशन की प्रक्रिया समझाने के लिए और खास तौर से पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए हम कर रहे हैं। इस बार जैसा कि आप जानते हैं नई शिक्षा नीति के तहत एडमिशंस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होंगे और उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, कैसे आपको फॉर्म को भरना है, आप कैसे चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं और इस मापदंड के ऊपर दिल्ली विश्वविद्यालय ने क्या अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है हर कोर्स के लिए, वो आपको हम बताएंगे। और आज हमारे साथ हमने गार्गी को भी बुलाया है जो हमारी साइन इंटरप्रेटर है, जो अगर आपको किसी को दिक्कत आए जिससे कि वो साइन लैंग्वेज में आप लोगों को समझा सकेगी। तो मैं हमारी डीन एडमिशंस प्रोफेसर हनीद गांधी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन दें। उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको सारे सिस्टम की बारीकियां पता चलेंगी और आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि आप लोगों को किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। और दिल्ली विश्वविद्यालय ने खास तौर पे कॉमन एंट्रेंस के तहत जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे हैं वो ऑलमोस्ट वही क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी के जो पिछले सालों में भी थे। तो आपको किसी तरीके की कोई असुविधा इस एडमिशन क्राइटेरिया से नहीं होगी। सिर्फ एक यही फर्क हुआ कि अब ये जो एग्जाम होगा एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो सब बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म पे इवैल्यूएट करेगी जिससे कि समानांतर इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरी कोलीग प्रोफेसर हनीद गांधी जी से कि आप लोगों को मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, सभी का बहुत बहुत स्वागत। ये हमारी शिक्षा शाखा जो हमारी प्रवेश शाखा है उसके तहत हम CUET को लेकर बहुत सारी जानकारियां देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम पब्लिक अवेयरनेस वेबिनार्स कर रहे हैं। हर शुक्रवार को हम एक पब्लिक अवेयरनेस वेबिनार करते हैं जिसमें हम CUET के बारे में और दिल्ली की प्रवेश प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में अवगत करवाने के लिए। इसी प्रणाली में ये जो तीसरा वेबिनार है जिसका आज आप हिस्सा बने हैं, ये स्पेशली रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स जो हमारे PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रखा गया। पिछला वेबिनार जो पिछले फ्राइडे हुआ था वो रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए था और उससे पहले जो हमारा वेबिनार हुआ था वो जनरल बातों के ऊपर था। अगर आपने वो दो वेबिनार्स नहीं देखे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ वो दोनों वेबिनार्स भी देख लीजिए, क्योंकि हर वेबिनार में हम एक नई बात जोड़ने की कोशिश करते हैं जिसके थ्रू आप CUET और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रियाओं को समझ पाएं। इस वेबिनार में मेरे साथ मेरे एक कुलीग प्रोफेसर अनिल अनेजा जी भी बीच में जुड़ेंगे। मैं अभी उनसे पहले प्रार्थना करती हूँ कि वो पहले जुड़कर दिल्ली विश्वविद्यालय में जो प्रवेश प्रक्रिया PWD को कैंडिडेट्स को लेकर जो पॉलिसीज हैं, जो प्रावधान है उनके बारे में बता दें। उसके बाद मैं आपको CUET के बारे में जानकारी दूंगी। तो जब तक वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं CUET की जानकारी देना शुरू करती हूँ और जैसे ही सर हमारे साथ जुड़ेंगे फिर वो आपके पास दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में बता देंगे। तो पावर पॉइंट से दिखा देती हूँ। 2 मिनट का समय पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए। सर मेरा पावर पॉइंट दिख रहा है? Yes, absolutely, ma'am. So is it in the slideshow mode or presentation mode? It is in normal mode. Please make it presentation mode. Okay. Is it visible now, sir? Yeah, perfect, ma'am. And is Gargi also there? Yeah, your screen and Gargi is visible. धन्यवाद सर।
तो गार्गी हमारे साथ साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट करती जाएगी, जो CUET के बारे में जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगी। ये जो अब हमारी प्रवेश प्रक्रिया है दिल्ली विश्वविद्यालय की, इसमें सारे प्रोग्राम जितने भी कार्यक्रम है, इन सब का जो एडमिशन है वो CUET के जरिए होगा। यानी आप किसी भी बोर्ड से अगर आपने पढ़ाई की हुई है, कक्षा 12वीं आपने किसी भी बोर्ड से की है, आपको CUET का पेपर देना अनिवार्य होगा। इसी पेपर के माध्यम से सारे प्रोग्राम्स के एडमिशन सिर्फ इसी पेपर के माध्यम से होगा, एक्सेप्ट हमारे जो 2 प्रोग्राम्स हैं, SOL और NCVL। इसके बारे में जानकारी मैं आपको बाद में देती हूँ। तो CUET जो है एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें तकरीबन 76 यूनिवर्सिटीज अभी तक जुड़ चुकी हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अभी भी जुड़ रही हैं। इसकी प्रवेश प्रक्रिया या आवेदन प्रक्रिया 6 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी। पहले 6 मई तक था, लेकिन आज ही सूचना मिली है कि उन्होंने डेट अवधि इसकी बढ़ा दी है और अब आप 22 मई 2022 तक 5 बजे तक प्रवेश प्रक्रिया इसमें कर सकते हैं, आवेदन प्रक्रिया अपनी पूरी कर सकते हैं। अब आपके पास काफी समय है, तकरीबन 15 दिन और। आपके अगर दस्तावेज तैयार नहीं थे, तब तक तैयार नहीं थे, अब कर लीजिए। अपने सारे दस्तावेज तैयार करके फिर आप अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं CUET.samarth.ac.in पर। तो इसमें जाकर आप अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ये जो CUET का पेपर है ये 3 भागों में है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में भाषाएं हैं, इनमें से आप कोई भी भाषा का चयन कर सकते हैं। 33 भाषाओं में से आप किन्हीं 3 भाषाओं को, मैक्सिमम 3 भाषाओं को ले सकते हैं। आप पूरी जो आपकी मदर टंग है उसके बारे में भी देख सकते हैं। अगर आप किसी अपनी भाषा को बहुत अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं तो उसमें भी आप पेपर दे सकते हैं। यानी कुछ भाषाएं उन्होंने मीडियम के तौर पर रखी, 13 भाषाएं, 20 भाषाएं जो है वो अन्य भाषाएं हैं। और इसकी पूरी जानकारी CUET के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी है और हमारे पिछले वेबिनार्स में भी। ये बातें मैं बार बार इस वेबिनार में नहीं दोहराऊंगी क्योंकि वे सब बातें हम पुराने वेबिनार में कर चुके हैं, जिसका लिंक हमारी एडमिशन की वेबसाइट पे है। यहाँ पर हम आपके सिर्फ PWD से रिलेटेड जो जानकारी है उसके बारे में हम ज्यादा ध्यान देंगे। सेक्शन 2 जो है वो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, यानी जो अपने कक्षा 12वीं में सब्जेक्ट पढ़े होंगे उनके ऊपर है। और सेक्शन 3 जो है वो जनरल टेस्ट आधारित है। जो सेक्शन 1 जो है उसमें आपके पास आम सामान्य बच्चों के लिए, मतलब PWD बच्चों को छोड़कर जो सामान्य बच्चे हैं, SC, ST उन सबके लिए 45 मिनट दिए जाएंगे और आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना है 50 दिए गए प्रश्नों में से। यानी जब आप CBT ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे तो 50 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आपको सिर्फ 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। आम बच्चों के लिए 45 मिनट है और PWD या जिन्हें ज्यादा टाइम की जरूरत है उनके लिए 15 मिनट हर सेक्शन के लिए ज्यादा दिए गए। 45 मिनट के लिए इसका मतलब आपके पास 60 मिनट होंगे, 15 मिनट और आप सेक्शन 1A और सेक्शन 1B के मिलाकर किसी भी पार्ट को आप कर सकते हैं। तो हर पार्ट के लिए आपके पास 45 और 15 मिनट दिए जाए। इसी प्रकार डोमेन 2 जो है उसमें जब आप किन्हीं 6 विषयों को चुनेंगे, मैक्सिमम 6, अधिकतम 6 विषयों का आप चयन कर सकते हैं। यहाँ भी हर विषय के लिए आम तौर पर 45 मिनट दिए गए, लेकिन PWD कैंडिडेट्स के लिए 15 मिनट हर सब्जेक्ट के लिए ज्यादा दिए गए। तो आप जितने सब्जेक्ट लेंगे उस हिसाब से आपके 15-15 मिनट ऐड होते जाएंगे डोमेन 2 के लिए भी। डोमेन 3 जो है, अगर आप जनरल टेस्ट देंगे, यहाँ पर आपके पास 75 क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे, आपको 60 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर आपके पास 60 जमा 20 मिनट यानी 80 मिनट होंगे इन 60 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। ये जो जनरल टेस्ट है, यहाँ आपके पास जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, इनके आधार पर प्रश्न, यानी कक्षा 8वीं तक जो आपने गणितीय क्षेत्र में जो पढ़ा हुआ है उसी के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग तीनों सेक्शन में है, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि ध्यान से प्रश्नों को पढ़ के फिर उत्तर दीजिएगा ताकि आप गलती ना करें। अवधि आपके पास हर जगह, हर भाग में जैसे मैंने आपको बताई 15 मिनट आपके पास सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के हर पर्चे के लिए है और सेक्शन 3 में आपके पास 20 मिनट और है 60 मिनट के बाद, यानी 80 मिनट। CUET में आप
किसी भी भाषा को चुन सकते हैं जिसको आप मीडियम ले सकते हैं। जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो 2 भाषाओं में या द्विभाषीय आपके पेपर होगा, एक अंग्रेजी और दूसरा जो भी आपने भाषा का चुनाव किया है। लैंग्वेज के पेपर ऑफ कोर्स उसी लैंग्वेज में रहेंगे, लेकिन उसके अलावा जो हमारा जनरल टेस्ट और डोमेन स्पेसिफिक है वो द्विभाषीय पेपर होगा। जो सेक्शन 1, सेक्शन 2 और 3 के जो स्लॉट्स हैं उनमें आपने ध्यान दिया होगा कि आप या तो 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं पहली स्लॉट से, 6 दूसरे डोमेन 2 से और सेक्शन जनरल टेस्ट ले सकते हैं, या फिर आप 3 भाषा, 5 डोमेन स्पेसिफिक और 1 जनरल टेस्ट। तो आप सिर्फ 9 सब्जेक्ट में ही, अधिकतम 9 सब्जेक्ट्स में पेपर दे सकते हैं। 2 भाषाएं, 6 डोमेन स्पेसिफिक और 1 जनरल टेस्ट, या 3 भाषाएं, 5 डोमेन स्पेसिफिक और 1 जनरल टेस्ट। इसमें से कोई भी हिस्सा अनिवार्य नहीं है, आप जितना देना चाहें उतने पर्चे दे सकते हैं। स्लॉट 1 और 2 में इन्हें बांटा गया है। स्लॉट 1 में आप अधिकतम 4 विषयों को चुन सकते हैं, जिसमें से एक आपकी अनिवार्य भाषा या लैंग्वेज जो होगी सेक्शन 1 से होगी। सेक्शन 2 में से आप कोई 2 सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट ले सकते हैं। इसी तरह स्लॉट 2 में आप अधिकतम 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जिनमें से या तो 1 भाषा और 4 विषय होंगे या 2 भाषाएं और 3 विषय होंगे। यहाँ जैसे मैंने पहले कहा, अगेन कंपल्सरी टाइम दिया जाएगा पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के, 15 मिनट्स फॉर 45 मिनट एग्जामिनेशन एंड 20 मिनट्स फॉर 1 आवर एग्जामिनेशन। जो एप्लीकेशन फीस है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, वो अगर आप स्लॉट 1 चूज करते हैं तो 550 और स्लॉट 2 चूज करते हैं तब भी 550। यानी आप अगर स्लॉट 1 और स्लॉट 2 दोनों चूज करेंगे तो आपको 1100 रुपए देने होंगे। तो स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के विषयों का चयन कर लीजिएगा। आपको एक जानकारी और दे दें, जो हमारा सारा CUET का सिलेबस है जो NTA के द्वारा हो रहा है, वो सारा सिलेबस उनकी वेबसाइट cuet.samar.ac.in पर उपलब्ध है। तो आपसे गुजारिश है आप ये सिलेबस वहां जरूर देख लीजिए। कक्षा 12वीं में आपने जो भी पढ़ा है इन सारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का उन्होंने वहां पर पूरा डिटेल्ड में जो है पाठ्यक्रम डाल दिया है। कुछ विशेष बातें, जब आप अपने दस्तावेज अपलोड करेंगे, अगर आप किसी और के थ्रू करवा रहे हैं, अपने दस्तावेज अपलोड करवा रहे हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं, तो ये जानकारी आप उनके साथ जरूर साझा कर लीजिए कि आपकी कोई भी रीसेंट फोटोग्राफ, हाल ही में ली हुई फोटोग्राफ होनी चाहिए जिसमें पीछे ब्लैक एंड व्हाइट हो और 80% फेस बिना मास्क के खींची हुई फोटो होनी चाहिए, मास्क नहीं पहना होना चाहिए। तो आपका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, सफेद बैकग्राउंड होना चाहिए और आपका 80% फेस जो है दिखना चाहिए, 80% फेस दिखना चाहिए। ये फोटोग्राफ JPG या JPEG फॉर्मेट में हो। आपकी जो स्कैन फोटोग्राफ है वो 10 KB और 200 KB के बीच में हो। जो आपके सिग्नेचर्स होंगे वो 4 KB और 30 KB यानी किलोबाइट्स के अंदर हो। इसमें अगर आप चाहें तो किसी की मदद ले लीजिए, नहीं तो हमने यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मदद के लिए कुछ हेल्प डेस्क इस्टेब्लिश किया, उसके बारे में मैं अभी आपको जानकारी दे देती हूँ। आपका जो PWD सर्टिफिकेट है वो 50 और 300 KB के बीच में होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आप किसी से मदद ले रहे हैं तो उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाकर सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके सभी दस्तावेज इन्हीं फॉर्मेट में हैं और इतने ही साइज के हैं, नहीं तो बच्चों को दिक्कत आ रही है अपना सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। अगर दिक्कत आ रही है तो वो यही होगी, या तो आपका फेस ठीक से नहीं होगा, या आपका जो डॉक्यूमेंट है वो करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है, PDF में नहीं है या JPEG में नहीं है, या फिर वो इस जो उन्होंने बताया हुआ है कि कितने KB का होना चाहिए उसके कम या उससे ज्यादा होगा। कुछ बातें जो आपको ध्यान रखने वाली हैं, अपनी फोटोग्राफ और अपने सिग्नेचर्स जो हैं किसी के थ्रू जरूर चेक करवा लीजिए। आपके कोई दोस्त हो या आपके कोई फ्रेंड हो या माता पिता हो, उनसे एक बार चेक करवा लीजिए कि आपकी पिक्चर और सिग्नेचर ठीक तो डली हुई है, क्योंकि यही पिक्चर और यही सिग्नेचर जो है बाद में आपके एडमिट कार्ड के ऊपर जाएंगे और अगर वो तालमेल नहीं रखते होंगे तो हो सकता है आपको वहाँ दिक्कत है। तो प्लीज सुनिश्चित कर लीजिए कि आपकी जो फोटोग्राफ है और आपके जो सिग्नेचर जो आपने दिए या थंब का इंप्रेशन दिया है वो ठीक है और लेजिबल है। जिससे भी आप फॉर्म फिल करवा रहे हो उनसे बात करके उनसे कह दीजिए कि आपका फॉर्म एक बार आपके लिए पढ़ दे।
स्पेशली जो हमारे विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं बताना चाहती हूँ कि एक बार ये उनसे सुनिश्चित करवा लीजिए, अगर आप किसी कहीं से भी मदद ले रहे हैं तो वो आपको पढ़ के सुना दें कि उन्होंने आपका नाम ठीक से भरा है, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स या एड्रेस डिटेल्स ठीक डाली है, जहां आप रहते हैं वही डाली है, कैटेगरी आपकी ठीक फिल की है, आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी सिलेक्ट तो किया है उन्होंने, SC ST अगर आप उससे हैं तो वो भी ठीक से सिलेक्शन किया है, आपका जेंडर जो है वो ठीक से भरा है, PWBD स्टेटस ठीक डाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपकी जो है वही डाली है, आपका डेट ऑफ बर्थ ठीक से है, और जो आपके एग्जाम सिटीज हैं उनका जो चॉइस डाला है वो भी जो 4 एग्जाम सिटीज है वो भी ठीक डाली है कि नहीं डाली है। अगर इन सब में कुछ भी दिक्कत आए तो प्लीज फॉर्म सबमिट मत करिए, उनसे कहिए दोबारा कर दें। अगर आपका एग्जाम सिटी सेंटर आपके घर से बहुत दूर है तो आप नहीं पहुंच पाएंगे, अगर आपका नाम गलत है तो आपके लिए दिक्कत होगी, अगर ईमेल आईडी ठीक नहीं पड़ा हुआ है तो आपको आगे जाके जानकारियां नहीं मिल पाएंगी। तो ईमेल आईडी और फोन नंबर जरूर चेक करवा लीजिए, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, इनके बारे में जरूर किसी से मदद लेकर चेक करवा लीजिए कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप ही का हो, किसी और का ना हो। कई बार हमारे पास बच्चों से दिक्कत आती है कि मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी किसी और का डल गया था, अब सारी नोटिफिकेशन जो होंगी वो तो उसी ईमेल आईडी पे जाएंगे जो आपने डाला था, आपको पता नहीं चलता है, या मोबाइल नंबर किसी साइबर कैफे या कहीं से भरवाया तो उनका डल जाता है, तो आपके पास जानकारियां नहीं जा पाती हैं जो NTA या दिल्ली विश्वविद्यालय आपको भेजते रहेंगे। जब आपका फॉर्म पूरी तरह से फिल हो जाए, ठीक हो और आप चेक कर लें, तभी पेमेंट की तरफ बढ़िएगा। पेमेंट करने के बाद अपनी फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और उसकी कॉपी को प्रिंट करके अपने पास फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए रख लीजिए। इसकी 2-3 कॉपीज आप डाउनलोड करके रख लीजिए और प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिए और फीस की स्लिप भी अपने पास रख लीजिए। ये कई बार हमें मददगार होती है अगर हमें कुछ भी आगे बात करनी होती है। तो मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ, अपने फॉर्म में आपका नाम, आपका पता, आपकी कैटेगरी, जेंडर, PWBD स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, तिथि, जन्म की तिथि और एग्जामिनेशन सेंटर्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये ठीक से डला हुआ होना चाहिए। कुछ अन्य बातें, हर यूनिवर्सिटी की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जब आप CUET का फॉर्म भरेंगे तो आपको पता चलेगा 76 यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें भाग ले रही हैं। सभी विश्वविद्यालयों का अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ध्यान से देख लीजिए, उनके प्रोस्पेक्टस पढ़ लीजिए और जानकारी ले लीजिए, कितनी कोर्सेज वो ऑफर कर रहे हैं, कितनी सीट्स हैं, एलिजिबिलिटीज क्या है, एज, पासिंग, अपीयरिंग, क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, ये सब देख लीजिए। इसकी जानकारी हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी है और NTA की वेबसाइट पे भी उनके लिंक दिए हुए हैं, तो वो जरूर देख लीजिए जब आप CUET का फॉर्म भर रहे हो। सर्टिफिकेट्स जो आपको चाहिए होंगे, यहाँ पर फिजिकली डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इसको हम UDID भी आप उसके माध्यम से भी देख सकते हैं, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो CUET का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें एनेक्सर 4 में और एनेक्सर 5 में दिया है, और एनेक्सर 6 में मैं अभी आपको उनसे भी प्रतिरूप दिखा दूंगी, वो भी आपको ऑनलाइन अपलोड करनी है। जो डिस्लेक्सिक बच्चे हैं उन्हें एनेक्सर 7 और एनेक्सर 8 सबमिट करना है, मैं अभी उसकी भी प्रतिलिपि आपको दिखा दूंगी। और अगर कैंडिडेट जो सिवियरली डिस्लेक्सिया से हैं, उन्हें एक हो सकता है और PDF बनाना पड़े जो उनके स्कूल की तरफ से हो। As per the Section 2 of RPWD Act, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसका अर्थ आप जानते होंगे, ये वो व्यक्ति हैं जिनको लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इंपेयरमेंट थी, जिसकी वजह से दे हैव इंटरैक्शन बैरियर्स, हिंड्रेंसेस इन फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। इन बच्चों की this person means that a person with not less than 40% of a specified disability, where specified disability has not been defined in measurable terms, and includes a person with disability where specified disability has been defined in measurable terms as certified by the certifying authority. जो भी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आते हैं, वो फैसिलिटी CUET के अंदर भी आपको दी जाएंगी। देयर इज अ फैसिलिटी टू हैव अ स्क्राइब इन केस you have physical limitations. A scribe can be taken to write the examination on his or her behalf, being so certified in the aforesaid format of the central medical officer or the civil surgeon or superintendent, medical superintendent of a government healthcare institute.
आपको कंपनसेटरी टाइम दिया जाएगा जैसे कि पहले भी बताया है, और 45 मिनट्स 45 मिनट के पेपर के लिए और 20 मिनट्स फॉर 1 ईयर. दिस इज ऑल एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस. स्क्राइब का प्रोविजन भी है. अगर आप स्क्राइब लेना चाहते हैं या स्क्राइब की फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं तो पीडब्ल्यूडी का जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसके नीचे आपको पूछा जाएगा कि आपको स्क्राइब लेना है या नहीं लेना है. पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हु आर विजुअली इम्पायर्ड or dyslexic severely or have a disability in the upper limbs or have lost fingers, hands, thereby preventing them from properly operating the computer-based platform may avail the services of a scribe. PWBD candidate who desire to avail the services of scribe need to opt. Sorry. Hello. Yes, sir. So when I close, then you'll be able to start. So when I close my PowerPoint, then your video will start. Okay. Sorry, प्रोफेसर अनीता थे जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं. जो स्क्राइब है, the scribe will be help to candidate in reading the question and or keying in answers as per the directions of the candidate. The scribe will neither explain the question nor suggest any solutions. तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा. कुछ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स जो पेज नंबर जो मैंने आपसे कहा वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो CUET का है उस पे दिए हुए हैं. ये पहला सर्टिफिकेट जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे है ये उनके लिए है इन केस ऑफ एम्पुटेशन और कंप्लीट परमानेंट पैरालिसिस ऑफ लिम्स एंड इन केस ऑफ ब्लाइंडनेस. आपको ये जो सर्टिफिकेट लेफ्ट साइड में है वो भरना है. ये पृष्ठ 42 यानी पृष्ठ पेज नंबर 42 पर इसका एक सैंपल दिया होगा. इसे आप भरवाकर अपने किसी भी उसके थ्रू अपलोड करवा लीजिएगा. जो बाकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज ये एनेक्सर 5 यानी पृष्ठ 43 और 44 पर दिए हुए हैं. ये इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज है. तो आपको ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है प्रतिरूप इसे फिल करके आपको लगाना होगा. अगर किसी और तरह की डिसेबिलिटी जो अभी फॉर्म 2 और फॉर्म 3 में नहीं थी तो आप ये दो सर्टिफिकेट जो आपके सामने दिख रहे हैं इन्हें सबमिट कर दीजिए. ये एनेक्सर 6 में दिए हुए हैं पेज नंबर 45 और 46 पर. अगर डिस्लेक्सिक छात्र हैं जो इसका अवेल करना चाहते हैं, जो डिस्लेक्सिक है उन्हें ये दो सर्टिफिकेट का उन्होंने प्रोविजन दिया है. एक सर्टिफिकेट जो है वो आप गवर्नमेंट के थ्रू करवाएंगे जो गवर्नमेंट अपनी लर्निंग डिसेबिलिटी क्लिनिक है या न्यूरो डेवलपमेंट सेंटर या डिस्लेक्सिया एसोसिएशन, वो पेज 47 पर दिया है, आप इसे भरेंगे. और अगर आपके पास आपके स्कूल के थ्रू भी हो सकता है तो आप वो भी भर दीजिए, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है. जो स्कूल के थ्रू आपके प्रिंसिपल है अगर आप उनसे भी भरवा पाएंगे तो इन दोनों को इकट्ठे रखकर एक PDF बनाकर आप अपलोड कर दीजिए. आपको कुछ और अन्य जानकारी, कुछ डेट्स अवधि बढ़ी है जैसे कि अब आप CUET का फॉर्म 22 मई तक फिल कर सकते हैं. इसके साथ साथ आपको कुछ करेक्शन विंडो भी मिलेगी. 25 से लेकर 31 तक 6 दिन की करेक्शन विंडो देंगे जिसमें अगर आपने कुछ अभी मिस्टेक कर दी है, क्योंकि आज लास्ट डेट थी, अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है फॉर्म फिल करने में तो वो आप इस करेक्शन विंडो में कर सकते हैं. लेकिन एडिट ऑप्शन उनका अभी भी ओपन है. अभी कई यूनिवर्सिटीज ने जैसे दोबारा से ज्वाइन किया है, कई यूनिवर्सिटीज के कुछ कोर्सेज उन्होंने ड्रॉप किए हैं और कुछ कोर्सेज ऐड हुए हैं. तो अगर आप चाहें तो उनके बारे में अभी आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं. आप वो यूनिवर्सिटीज को देखकर उनके एलिजिबिलिटी से आप कोर्सेज एडिट कर सकते हैं, डाल सकते हैं. इसी तरह आप अपने फॉर्म को दोबारा एक बार देख लीजिए और देख लीजिए ये सारे चेंजेस हो गए हैं. चेंजेस इन द टेस्ट दैट यू हैव सिलेक्टेड अराइजिंग ड्यू टू चेंजेस मेंशन्ड अदरवाइज, इसकी फैसिलिटी एडिटिंग फैसिलिटी में अभी आपके पास ऑन है और आप कर सकते हैं. इसके अलावा अगर करेक्शन करना चाहेंगे तो आप 25 के बाद करेंगे. दिल्ली विश्वविद्यालय में तकरीबन 73 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं. हर प्रोग्राम की स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है. ये क्योंकि आज हमें इतना समय नहीं है कि हम सब रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर सकें, तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ
कि आप हमारे पुराने वेबिनार्स को देख लीजिए और बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन देख लीजिए, जिसमें हमने ये सभी प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटीज के बारे में बात की हुई है। अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन चाहते हैं तो CUET में आपका बैठना अनिवार्य है, एक्सेप्ट अगर आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड में एडमिशन चाहते हैं तो आप पुराने सिस्टम यानी मेरिट बेस्ड सिस्टम से ही एडमिशन ले सकते हैं। आपकी चेंज का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होगा, और अगर आपने किसी कारणवश पिछले साल या उससे पहले गैप ईयर आ गया था तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप CUET का पेपर फिर भी दीजिए, उन्हीं विषयों में दीजिए जिनमें आपने कक्षा 12वीं में 12वीं उत्तीर्ण की थी। तो ये अगर आपका किसी कारणवश आप गैप ईयर में थे तो उन्हीं सब्जेक्ट को चुन लीजिए और CUET का पेपर दे दीजिए। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में इस साल एडमिशन लेने के लिए आपको CUET का पेपर देना पड़ेगा और उन्हीं विषयों में देना होगा जो आपने कक्षा 12वीं में पढ़े हैं। अगर SOL और NC वेब में एडमिशन चाहते हैं तो आप एक अलग से आपका फॉर्म होगा जिसकी जानकारी हमारी वेबसाइट पे होगी और उसको आप देख लीजिएगा। हमारे यहाँ जो PWD सीट्स है इसके बारे में भी और जानकारी देने के लिए हमारे मित्र प्रोफेसर अनिल अनेजा जी बताएंगे, लेकिन जो हमारी सीट्स का मैट्रिक्स है वो वही है कि नॉट लेस देन 5% सीट्स आर रिजर्व फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी कक्षा 12वीं में या उसके किसी भी इक्विवेलेंट बोर्ड, सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा UG बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन और पुरानी वेबिनार की रिकॉर्डिंग्स जो admission.uod.ac.in है उन्हें देख लीजिए, उन्हें समझ लीजिए। इसके साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने शुरू की हैं। एक तो आप एडमिशन बुलेटिन देख लीजिए, एडमिशन की वेबसाइट देख लीजिए। हमने हाल ही में कुछ हेल्प डेस्क इस्टेब्लिश किए हैं। 18 कॉलेजेस ने हमें हेल्प डेस्क इस्टेब्लिश किए जहां पर उन्होंने एक रूम और IT फैसिलिटीज बनाई है जहां आप जाके उनकी मदद ले सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी आपके घर के पास जो भी कॉलेज पढ़ता है दिल्ली विश्वविद्यालय का, वहां जाइए और वहां जाकर एक अपना फॉर्म में भरने में मदद ले सकते हैं। चैटबॉट और ईमेल फैसिलिटीज भी है जिसके थ्रू आप कोई भी अगर क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन ये चैटबॉट फैसिलिटीज सिर्फ मंडे से फ्राइडे 9:30 से 5:30 तक की उपलब्ध होती हैं। काफी इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स भी हमने डाले हैं और भी डलते जा रहे हैं धीरे धीरे, जिनको आप देखकर समझ सकते हैं कि CUET का पेपर कैसे देंगे और बेस्ट स्कोर कैसे कैलकुलेट होंगे। और इस तरह के वीडियोस और जैसे आज हम वेबिनार कर रहे हैं ये अंडर प्रिपरेशन है, तीसरा है ये इस श्रृंखला में, और हर हफ्ते कुछ ना कुछ होता रहेगा। बहुत सारे कॉलेजेस भी अपने लेवल पे ओपन हाउसेस और वेबिनार्स कर रहे हैं। अगर आपके घर के पास कोई ओपन कॉलेज पढ़ता है तो वहां भी आप वेबिनार और ओपन हाउसेस में भाग ले सकते हैं। मैं सर को आमंत्रित करती हूँ, प्रोफेसर अनिल अनेजा जी। सर आप हैं हमारे साथ? जी सर, मैं अपनी पावर पॉइंट बंद करती हूँ, देन यू कैन टेक ओवर। Professor Gandhi, are you able to hear me? Yes sir, loud and clear. So let me just give a short introduction. अनिल अनेजा जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर बहुत टाइम से इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के मेंबर को लीड करते आए हैं। इस समय सर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इंग्लिश डिपार्टमेंट के, और ही इज आल्सो द डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज। Sir is here to tell you about a lot of things which Delhi University has taken initiatives in helping PWD candidates. I welcome you, sir. Thank you very much, Professor Gandhi. And सबको नमस्कार। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आप सबके बीच आज शाम को कुछ अपने बातें शेयर करते हुए, और ये जानते हुए कि आप में से कई लोग एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। जहां तक विकलांगता का प्रश्न है, मैं ये निश्चय के साथ, दृढ़ता के साथ और विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि जहां तक सुविधाओं का इशू है, जहां तक पॉलिसीज की बात है, जहां तक सपोर्ट सिस्टम्स की बात है, मैं नहीं समझता कि दिल्ली विश्वविद्यालय से अधिक उत्तम आपको कोई भी विश्वविद्यालय मिल सकता है इन सब सुविधाओं को पाने के लिए, इन सब सपोर्ट सिस्टम्स को पाने के लिए। जो भी सरकार की नीतियां हैं विकलांगता से संबंधित, उनको लागू करने में ये विश्वविद्यालय हमेशा ही दूसरों से कहीं आगे रहा है। मुझे खुशी हो रही है आपसे बात करते इसलिए भी कि करीब 50 साल का इतिहास है हमारा दृष्टिबाधित व्यक्तियों को
अन्य विकलांग व्यक्तियों को अनेक तरह की सुविधा प्रदान करने का। ये 1972 की बात है जब विश्वविद्यालय ने देखा कि अधिक से अधिक संख्या में विकलांग व्यक्ति महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में आना शुरू किए। They started taking admission in various colleges and various departments of the university. So that time itself, as early as in 1972, the university set up what we have a brain library. And brain library was used to provide accessible material for visually impaired to begin with, and for other categories also as and when required. इसमें हमारे पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रेन एम्बॉसर है जिसमें कई हजार पेज रोज की ब्रेन एम्बॉसिंग हम कर सकते हैं। हमारे पास 3 रिकॉर्डिंग स्टूडियो हैं और हमारे वॉलंटरी रीडर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस हम देते हैं। अगर आपको कोई आवश्यकता है विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स को रीडिंग राइटिंग को हेल्प चाहिए तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल उस पर्पस के लिए सेटअप हुआ 2007 में, और पिछले 15 सालों में हजारों छात्र छात्राओं की मदद, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए हमारे ईओसी ने काम किया है। अब ईओसी क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल का अर्थ ये है कि ये एक ऐसा प्रकोष्ठ है जिसमें सुविधाओं के द्वारा और जो नीतियां हैं सरकार की उनको लागू करने के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है रादर कि विकलांग व्यक्ति पढ़ाई में, अपने पीयर ग्रुप के इंटीग्रेशन में, एक्सेसिबिलिटी में किसी से पीछे ना रहे, और यूनिवर्सिटी की वो सभी सुविधाएं, वो सभी लाभ जो किसी भी अन्य छात्र को प्राप्त हैं वो हमारे विकलांग छात्रों को भी, छात्र छात्राओं को भी प्राप्त हो। तो जैसा मैंने कहा हमारे पास एक ब्रेन लाइब्रेरी जिसमें कि ब्रेन एम्बॉसर है। अगर आपको कोई किताब ब्रेन में चाहिए तो वहां तुरंत हो जाती है। अब स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बॉसर है। कोई बुक ऑडियो रिकॉर्डिंग में चाहिए तो हमारे पास 3 रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। अगर आपको लाइव कोई किताब सुननी है तो हम वारंटी रीडर प्रोवाइड करते हैं। और आज कल टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आप सबसे बात कर रहे हैं। इट इज द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम टेक्स्ट को ई टेक्स्ट में भी कन्वर्ट करते हैं। कोई भी किताब वो ई टेक्स्ट में है, दैट मीन्स आप अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे बड़े आराम से उस टेक्स्ट किताब को, कोई भी टेक्स्ट इंग्लिश या हिंदी की हो, आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे उसको वॉइस ओवर से, टॉक बैक से, जो भी स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर हैं उनके द्वारा आप पढ़ सकते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कई तरह के एडवांस कैमरा स्कैनर्स हैं, हमारे पास कीबोर्ड स्कैनर्स हैं, हमारे पास मैक स्कैनर्स हैं। और तीसरा चैनल हमारा जो मटीरियल कन्वर्जन का है, हमारा कई एनजीओ के साथ टाई अप है और लाखों पेजेस हमारे अपने आर्काइव में है, लाइब्रेरीज में, जो ब्रेन लाइब्रेरी की वेबसाइट पे भी है, जो एक स्पेशल वेबसाइट हमने बनाई है विजुअली इंपेयर्ड के लिए, जो सारा एक्सेसिबल मटेरियल है। और हमारा टाई अप सक्षम के साथ भी है। सक्षम ट्रस्ट जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सेसिबिलिटी में बहुत काम करती है। हमारी सारी बुक जो पुस्तकें हैं जो भी हम क्रिएट करते हैं वो सुगम्य पुस्तकालय के में है, और सक्षम सुगम्य पुस्तकालय की मेंबरशिप आप हमारी लाइब्रेरी और ईओसी के थ्रू भी ले सकते हैं। तो जो भी देश में जितनी भी एक्सेसिबल बुक्स हैं किसी भी जगह वो सुगम्य पे हैं, और उस मेंबरशिप के द्वारा आपको वो किताबें मिल जाएगी। आप और उसके बाद भी अगर कोई आवश्यकता हो तो हमारी वॉलंटरी रीडर्स और स्कैनिंग सर्विसेज यहाँ अवेलेबल है। ये तो एक मटीरियल की बात रही। उसके अलावा हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब है ईओसी में। अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहें हम उसमें मदद करते हैं, अपने असाइनमेंट्स कंप्यूटर पे करना चाहें तो उस पर मदद करते हैं, और वैसे कंप्यूटर पे आप नेट सर्फिंग करना चाहें, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहें, वो सब भी आप particularly visually impaired and even others, they are able to do that in our computer lab. हमारे पास orthopedically impaired students के लिए भी equipments हैं, one hand keyboard है, foot pad and mouse है, और ऐसी सभी सुविधाएं। जहां तक orthopedically impaired students की बात है, students with locomotor disability, मैं ये गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि हमारी अधिकांश बिल्डिंग्स एक्सेसिबल हैं, उनके ग्राउंड फ्लोर पे रैम्प्स हैं और एक्सेसिबल टॉयलेट्स हैं। फर्स्ट फ्लोर भी अधिकांश बिल्डिंग्स के एक्सेसिबल है। जहां तक यूनिवर्सिटी का प्रश्न है वहां लिफ्ट्स है, और कई कॉलेजेस ने भी इस तरफ बहुत पहल की है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस के लिए आ रहे हैं, 2 तरह की सर्विसेज आपको, 2 चैनल से आपको सर्विसेज अवेलेबल होंगी, सपोर्ट सिस्टम्स अवेलेबल होंगे। कॉलेजेस में अपनी एनेबलिंग यूनिट्स हैं। ये नहीं कि हर काम के लिए आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा, ना ऐसा होना चाहिए और ना ऐसी की आवश्यकता है। ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी का जो ईओसी है वो सभी को केटर करता है, कॉलेज स्टूडेंट्स को भी, और जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स हैं उनको भी केटर करता है। बट
कॉलेजेस में भी, कई कॉलेजेस में यूजीसी से ग्रांट है और अनेबलिंग यूनिट्स है, वहाँ कोऑर्डिनेटर्स हैं, एक फैकल्टी मेंबर जो स्पेशली पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स के लिए ही है, उनकी समस्या को अटेंड करता है। हम समय समय पर टीचर्स के लिए सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप क्रिएट करते हैं, कंडक्ट करते हैं। जब जब भी कॉलेजेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करते हैं, और कई को मोस्ट कॉलेजेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स पीडब्ल्यूबीडी के लिए करते हैं, तो हम यूनिवर्सिटी से जाते हैं और उनसे बात करते हैं, उनको बताते हैं क्या सुविधाएं होनी चाहिए। जहां तक रिजर्वेशन की बात है, सो कॉलेजेस में पहले सुविधाएं ढूंढिए। सुगम्य पुस्तकालय की सुविधा कॉलेजेस में भी है, यूनिवर्सिटी में भी है, अब कहीं से भी अवेल कर सकते हैं। कई कॉलेजेस की अपनी कंप्यूटर लैब्स है, स्कैनिंग सर्विसेज है, पर जहां नहीं है वहां विश्वविद्यालय आपकी मदद करेगा। ईओसी आर्ट्स फैकल्टी में लोकेटेड है और हर तरह से मदद करेगा। जहां तक रिजर्वेशन का प्रश्न है, प्रोफेसर गांधी हैज ऑलरेडी मेंशन, हमारे यहाँ 5% रिजर्वेशन है पीडब्ल्यू, और हम बहुत ही सख्ती से इस रिजर्वेशन का पालन करते हैं। इसमें मैं एक बात क्लियर कर दूं कि 5% के लिए हम कॉमन मेरिट ऑफ ऑल डिसेबिलिटीज बनाते हैं। ये नहीं कि विजुअली इंपेयर्ड की अलग मेरिट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की अलग मेरिट है, हियरिंग इंपेयर्ड की अलग है, मल्टीपल डिसेबिलिटी से अलग है, ऐसा नहीं है। सभी डिसेबिलिटीज की एक कॉमन मेरिट होती है और उसमें 5% कॉलेजेस में भी मिलता है, और जब तक वो 5% नहीं भर जाता हम अपनी कट ऑफ नीचे करते जाते हैं डिपार्टमेंट्स में भी, कॉलेजेस में भी, तब तक क्योंकि आपका 5%, तो आपको एडमिशंस के बहुत अच्छे चांसेस है। हॉस्टल्स में भी, जहां जहां भी हॉस्टल्स हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के हो चाहे कॉलेजेस में हो, 5% सीट्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी रिजर्व की गई है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि एटीट्यूड डेवलपमेंट, बिकॉज ये सुविधाएं हैं, कानून है, ये सब अच्छी बात है, पर सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर इंसान का दृष्टिकोण सही है तो सारी समस्याएं हल हो जाती है। मैं अपने समय की बात करूं, जब मैंने बहुत पहले सेंट स्टीफेंस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था, आप ही की तरह मैं एक एस्पिरेंट था, उस जमाने में खैर CUET नहीं होता था, और जब मैंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन लिया था तो वहां पर कोई ऐसे उस जमाने में ना रिजर्वेशन थी, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना कोई गवर्नमेंट के प्रोविजन थे, पर उस महाविद्यालय का एटीट्यूड जो था लोगों का बहुत पॉजिटिव था, सकारात्मक था। तो हमारा प्रयास रहता है हम एक्सेसिबिलिटी तो दे ही, सारी सुविधाएं तो दे ही, काउंसलिंग तो करें ही, और कोई भी स्टूडेंट OSD के यूनिवर्सिटीज को और जो भी बाकी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको भी किसी समय फोन कर सकते हैं, हम अपने नंबर उपलब्ध कराते हैं वेबसाइट पे। पर उसके अलावा मैं ये कहूंगा कि हम जो बाकी लोग हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, अध्यापक हैं, उनको संवेदनशील बनाते हैं, सेंसिटाइज करते हैं कि पीडब्ल्यूडीज की क्या समस्याएं हैं, उनको एम्पावर करने के लिए हम सपोर्ट की बात नहीं करते, हम सशक्तिकरण की बात करते हैं। सपोर्ट नहीं, बराबरी के लिए जो शक्ति चाहिए, सशक्तिकरण चाहिए, एम्पावरमेंट चाहिए, उस एम्पावरमेंट के लिए हम प्रयत्न करते हैं। और उसकी वजह से मैं ये कहूंगा, जब मैं विद्यार्थी था खुद इस विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, पहले सेंट स्टीफेंस में, फिर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने MA MPhil PhD की, तब भी और आज भी कोई फर्क नहीं पाया अपने बीच में जो व्यवहार मेरे प्रति था एज ए विजुअली इंपेयर्ड पर्सन और किसी और के प्रति था, पूरी बराबरी का व्यवहार था। और इस ये विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी विशेषता है, हम शब्दों में विश्वास नहीं करते, हम वाकई ही समग्र शिक्षा में, सम्मिश्रण में और नॉन डिस्क्रिमिनेशन में, अभेदभाव की नीति में विश्वास करते हैं। दो हमारे और भी आयाम हैं। आपने देखा होगा कि सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज की स्थापना अभी रिसेंटली हुई है। ये एक रिक्वायरमेंट है, राइट्स ऑफ RPD एक्ट 2016 में लिखा हुआ है सेक्शन 47(2) में कि सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज हमारी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए या सब यूनिवर्सिटीज में होना चाहिए। पर दिल्ली यूनिवर्सिटी शायद बहुत कम विश्वविद्यालयों में से है देश के जहां ये सेंटर बना है, और इसमें हम तरह तरह के कोर्सेज स्टार्ट करेंगे, स्किल बेस्ड कोर्सेज स्टार्ट करेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए और दूसरों के लिए, एकेडमिक कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा हमारी सबसे बड़ी पहल अब कुछ सालों में रही है कि हम सिर्फ सपोर्ट की बात नहीं करते, एम्पावरमेंट की बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि हमारे करिकुलम में, सिलेबस में भी विकलांगता के विषय में जो भी इश्यूज हैं, जो उसके बारे में लिखा गया है, जो कानून है, लिटरेचर में काफी विकलांगता है, सिनेमा में काफी विकलांगता है, लॉ के अंदर काफी लॉज है जो डिसेबिलिटी ओरिएंटेड है, उन सबको भी हम अपने कोर्सेज में इंक्लूड करें। जहां तक मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट का हेड हूं, मैं कहना चाहूंगा कि डिसेबिलिटी एंड लिटरेचर पे एक कोर्स BA लेवल पे है, MA लेवल पे डिसेबिलिटी एंड लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन एक कंपलसरी कोर्स है, MPhil में भी है, PhD में हमारे कई स्टूडेंट डिसेबिलिटी स्टडीज में काम कर रहे हैं। तो हम डिसेबिलिटी से डिसेबिलिटी स्टडीज
जो कि इस समय में विश्व का सबसे करंट इंटरवेंशन है डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट में, उसकी तरफ भी हमने बहुत तेजी से अपने पैर बढ़ाए हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अगर आप विश्वविद्यालय में आते हैं, महाविद्यालय में दाखिला प्राप्त करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो आप एक ऐसी जगह होंगे जहां आप अपने आप को कभी पराया नहीं महसूस करेंगे, कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे, कभी अपने आप को विकलांग महसूस नहीं करेंगे। अगर आपके कोई प्रश्न है तो मैं जरूर लेना चाहूंगा। थैंक यू प्रोफेसर। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है। सर ये बातें बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमें पता है आप बहुत मेहनत करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल में और सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज़ में बच्चों के साथ बात करने के लिए और उनको बताने के लिए। सर कुछ प्रश्न हैं, मैं आपके साथ पढ़ देती हूँ, फिर देखते हैं या आप या मैं, हम दोनों में से जो भी जवाब दे सकता होगा। 1 मिनट सर, ये हमने ना एक फॉर्म फिल करवाया था स्टूडेंट से और उनके थ्रू हमारे कुछ प्रश्न आए थे। तो पहला प्रश्न है, यदि पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार सरकारी अस्पताल से विकलांगता प्रमाण पत्र करने में सक्षम नहीं है तो क्या वे निजी अस्पताल से अपलोड कर सकते हैं? निजी अस्पताल के द्वारा जारी किया गया विकलांगता सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, क्या वो मान्यता होगी? जी नहीं, तो मान्यता नहीं होगी। मैं आपको क्लियर करता हूँ, एक सरकार की डायरेक्शंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि 1 जून 2021 के बाद जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स इशू हुए हैं वो सारे ऑनलाइन यूडीआईडी पोर्टल से होंगे। ये तो फॉर्म सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूं जो कि 1 जून जिन्होंने सर्टिफिकेट 1 जून 2021 के बाद बनवाए हैं। पर जो पहले के सर्टिफिकेट्स हैं वो सर्टिफिकेट्स वैलिड रहेंगे प्रोवाइडेड तो 2 शर्तें हैं, एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हो और वो मेडिकल बोर्ड से हो। इसमें तो एक स्पेशलाइजेशन, अगर विजुअल इंपेयरमेंट का सर्टिफिकेट है तो ऑप्टोमेट्रिस्ट के साइन होने चाहिए, अगर लोकोमोटिव डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के डॉक्टर के साइन होने चाहिए, प्लस मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साइन होने चाहिए, पूरे मेडिकल बोर्ड जो होता है उसके साइन होने चाहिए। डिस्लेक्सिया और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से कंसर्न मेडिकल सर्टिफिकेट के वहां मैं आपको बता दूं कि उसका एक प्रोसीजर दिया हुआ है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। 4/1/2018 को गवर्नमेंट ने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से कंसर्न गाइडलाइंस इशू की थी कि आपको किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की वेबसाइट पे मिल जाएगी और भी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। इनकी डेट है 4/1/2018। इन गाइडलाइंस में हर डिसेबिलिटी का असेसमेंट का फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म 5, 6 और 7 वो फॉर्म्स हैं, उनमें से एक फॉर्म पे सर्टिफिकेट हो, अगर वो 1 जून 2021 के बाद इशू हुआ है, if the certificate has been issued before 1 June 2021 then it has been authorized by a medical board only then। अगर सिंगल डॉक्टर के सिग्नेचर है या ओपीडी स्लिप है तो वो वैलिड नहीं होगा। उसके अलावा जहां तक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के सर्टिफिकेट की बात है या डिस्लेक्सिया की बात है, the degree of disability in that should be moderate or severe। अगर माइल्ड है, ये टर्म होना जरूरी है कि डिग्री आपकी डिसेबिलिटी मॉडरेट है या सीवियर है, तभी आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। बाकी डिसेबिलिटीज के केस में सर्टिफिकेट तभी वैलिड होगा जब आपकी डिसेबिलिटी 40% और मोर है। ये गवर्नमेंट के रूल्स है, ये आरपीडी एक्ट के रूल्स है। अगर 40% से कम डिसेबिलिटी है तो वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, और प्राइवेट हॉस्पिटल से बिल्कुल भी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। तो बी केयरफुल विद दैट you apply, when you apply you need to upload the certificate issued by a government hospital on the prescribed form. That is very important. Thank you sir, that is really useful। यदि बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के प्रमाण पत्र में विकलांगता का प्रतिशत उल्लेखित नहीं है तो क्या वह पीडब्ल्यूडी कोटे के तहत प्रवेश के लिए मान्य होगा? सर आपको मेरी आवाज आई? ओके, शायद कनेक्शन सर का थोड़ा वीक चल रहा है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी शायद। तो ये आपका जो प्रश्न है, यदि बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के प्रमाण पत्र में विकलांगता का प्रतिशत उल्लेखित नहीं है तो क्या वह पीडब्ल्यूडी कोटे के तहत प्रवेश के लिए मान्यता होगा? सर आप, सो द क्वेश्चन इज, यदि बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के प्रमाण पत्र में विकलांगता का प्रतिशत उल्लेखित नहीं है तो क्या वह पीडब्ल्यूडी कोटे के तहत प्रवेश के लिए मान्य होगा?
जी नहीं, वो मान्य नहीं होगा। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी मस्ट बी मेंशन इन द सर्टिफिकेट। या डिग्री, फॉर इंस्टेंस 3/60 in the better eye, 6/60, but it is required that percentage is also mentioned because not all college principal are comfortable with the technical terms. So therefore it's important that the percentage is also mentioned in the certificate. Right. That's required. Thank you, sir. So there are few questions with respect to CUET that I'll take. और कोई क्वेश्चन आता है PWD का तो मैं आपके साथ बात करती हूँ। एक प्रश्न किसी ने हमसे पूछा है, क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई एकल बालिका कोटा है? जी माफी चाहेंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय में एकल बालिका या सिंगल चाइल्ड का कोई ऐसा एक्सक्लूसिव कोटा नहीं है, लेकिन हमारे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ गर्ल्स स्पेसिफिक हैं, उनकी जानकारी हमारी वेबसाइट पे दी हुई है, तो आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। किसी ने एक प्रश्न पूछा है, मेरा 12वीं में विज्ञान ग्रुप में है, इससे है क्या मैं हिंदी, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान विषय लेकर NTA का एंट्रेंस देकर DU में BA ऑनर्स हिस्ट्री और हिंदी में एडमिशन ले सकता हूँ? देखिए, सबसे पहली बात सत्येंद्र जी ये है कि आप हमारा बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन जरूर देख लीजिए। उसमें हमने कहा है कि जो आपके कक्षा 12वीं में आपने विषय पढ़े हैं वही विषयों का आप चयन कीजिए CUET में। तो क्योंकि आप विज्ञान ग्रुप के हैं तो आप विज्ञान ग्रुप के ही जो पर्चे हैं उनका चयन कीजिए। उसके बाद अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स या हिंदी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका बेस्ट स्कोर कैलकुलेट हो जाएगा, बेस्ट मार्क्स कैलकुलेट हो जाएंगे जो हमने अपने बुलेटिन में दिए भी हुए हैं। तो हिंदी और हिस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए आपको हिंदी और इतिहास और भूगोल का पेपर देना कोई जरूरी नहीं है, आप विज्ञान में ही पर्चे दीजिए, स्ट्रीम चेंज का आपके पास कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा। तो ये हम पहले के वेबिनार्स में भी बता चुके हैं, उन्हें भी एक बार आप देख लीजिए। रिकॉर्डिंग के बारे में आप पूछ रहे हैं, ये बिल्कुल इसकी रिकॉर्डिंग YouTube पे भी मिलेगी और ये हमारा वेबिनार, जितने भी पुराने वेबिनार्स और जो भी हम करते जा रहे हैं ये सब हमारी वेबसाइट पे भी हैं, तो आप उनको दोबारा से देख सकते हैं। और देख लेते हैं अगर कुछ प्रश्न आए हैं तो। कुछ माइनॉरिटी रिलेटेड प्रश्न है, लेकिन इनके बारे में मैं आज नहीं बात करना चाहूंगी क्योंकि इसके बारे में हम पहले से ही बात कर चुके हैं, अपने पुराने वेबिनार में हम कर चुके हैं, जिसमें आपने अपने जाति प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी लेनी चाहिए थी। आप वो वेबिनार एक बार दोबारा देख लीजिए जिसमें हमने इस बारे में बताया है। सर मोर और लेस तो हमारे पास अब जेनरिक आ रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आखिर में कि बड़े विश्वास से और बहुत आशा से और खुशी से आप दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में प्रवेश पाइए और आपको उत्तम शिक्षा, उत्तम सशक्तिकरण और उत्तम वातावरण मिलेगा, ये हमारा आपको आश्वासन। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अश्योरेंस एंड आई वाउच व्हाट यू आर सेइंग। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। एक प्रश्न और आया हुआ है, गैप ईयर के छात्रों के लिए कौन सा प्रमाण पत्र आवश्यक है? कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अगर आपका गैप ईयर था, आप CUET का पर्चा दीजिए, जो विषय आपने कक्षा 12वीं में पढ़े थे उन्हीं में CUET का पेपर दीजिए और उन्हीं के ऊपर मार्क्स लगेंगे, उन्हीं के ऊपर एडमिशन होगा, मेरिट होगा। आपके लिए गैप ईयर के लिए कुछ भी आपको प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। सो ऑन बिहाफ ऑफ द एडमिशन ब्रांच आई thank you sir for taking out time and talking about the admission related or in fact the other facilities which are there in the University of Delhi. As an ending note मैं आपको फिर बता दूं कि हमारे बहुत सारे colleges ने हेल्प डेस्क इस्टेब्लिश की है। आप अगर चाहें तो वहां जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। कुछ कॉलेजेस का लिस्ट हमने वेबसाइट पे डाल दिया, कुछ और जैसे जैसे जुड़ते जा रहे हैं हम डालते जा रहे हैं। CUET की आवेदन प्रक्रिया 22 मई तक एक्सटेंड कर दी गई है, आप अभी भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपसे अभी मिस हो गया तो कर लीजिए, अगर आपसे कोई गलती होगी तो करेक्शन विंडो खुली होगी उनकी 25 से 31 तक, तब कर लीजिए। हर यूनिवर्सिटी की योग्यता प्रणाली यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए और अपने विषयों का चयन कर लीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए कर रहे होंगे तो अभी वहां ध्यान दीजिए। जब आपके एग्जाम्स खत्म हो जाए फिर आप NTA की वेबसाइट पे जाकर NTA का सिलेबस भी देख लीजिए। तो ये कुछ जरूरी बातें आपके लिए दोहरा रहे हैं। हमारी वेबसाइट admission.uod.ac.in रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए। इसी तरह CUET.samarth.ac.in
वेबसाइट भी NTA की वेबसाइट जो है इसे भी आप रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए। सारी जानकारी CUET से लेकर और एडमिशन पॉलिसीज जो दिल्ली विश्वविद्यालय की, ये सब आपको इन 2 प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी और हर फ्राइडे या हम ऐसे कोशिश करें किसी न किसी वेबिनार के थ्रू आपको और जानकारी देने की। So good luck to all of you and many thanks to Gargi for doing the sign language interpretation. ये वीडियो आपके पास आपकी स्क्रीन पे हमारे वेबसाइट के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू फिर आप दोबारा देख सकते हैं। अगर आपसे कोई भी जानकारी एक हमारा स्टेटमेंट है कि एवरी वेबिनार में हम साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन करते हैं फॉर दोज हु आर एबल टू हियर, और ये आपको बताएगा कि कितना हम सेंसिटिव हैं और कितना हम केयरफुल हैं और कमिटेड हैं टू इंश्योर कि एवरी इंफॉर्मेशन रीचेस पर्सन विद डिसेबिलिटीज। Thank you so much, sir. And I also wish to convey my wishes on behalf of sir. Our Vice Chancellor, sir, has just conveyed our best wishes to all of you and welcome to Delhi University as an ending note. Namaskar और शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।